नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 2 संप्रेषण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 150 टॉप 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट का होगा, अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104, ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी में इस पेपर को BD 104 कहते हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में जब यहाँ पर सेमेस्टर वाइज लागू हुआ तो BD 103 इसको रखा गया है। ठीक है, तो जो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका यूनिट 2 संप्रेषण कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। ए शिक्षण के लक्ष्य, बी शिक्षक निर्मित सामग्री, सी प्रश्नों के प्रकार, डी पाठ्यवस्तु के प्रकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, शिक्षक निर्मित सामग्री जो है ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है ए एडुसेट, बी इनसेट, पी सी इनसेट, सी डी सेट डी यू, SATEDU। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ए एडुसेट, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है ए दृश्य, बी श्रवण, सी बहुमाध्यम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपयुक्त सभी। ए दृश्य, श्रवण और बहुमाध्यम तीनों जो है संप्रेषण के माध्यम है। अगला प्रश्न है, साइट अर्थात SITE क्या है। ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग साइट का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं साइट का फुल फॉर्म क्या है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, एक प्रायोगिक उपग्रह संचार योजना है जिसकी शुरुआत भारत में 1975 में हुई थी। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है ए प्रेषक, बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता, सी माध्यम, डी संदेश। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, संप्रेषण प्राप्तकर्ता। जो संदेश प्राप्त करता उसे क्या कहते हैं, प्राप्त संप्रेषण प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साधन है ए पत्र, बी उपन्यास, सी निबंध लेखन, डी उपयुक्त सभी। 7 का सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अभिव्यक्ति के साधन है पत्र लेखन, पत्र से भी लोग लिख के अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार व्यक्त करना, और उपन्यास लेखन से भी और निबंध लेखन से भी, अर्थात तीनों के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है ए भेजना, बी बांटना, सी प्रस्तुत करना, डी त्याग करना। 8 का सही जवाब हो जाएगा बी बांटना। कम्युनिकेयर का तात्पर्य है बांटना। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। जो संप्रेषण की 4 तत्व हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। ए स्रोत, बी भाषा, सी संदेश, डी माध्यम। तो इसका सही जवाब 9 का हो जाएगा बी। भाषा जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी स्रोत, संदेश, माध्यम ये तीनों हैं कम्युनिकेशन के 4 तत्वों में। ध्यान रखना, नोट्स महत्वपूर्ण मैंने सारी पॉइंट लिख दिया है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व हैं। ठीक ठीक, कौन से? प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और माध्यम, ये चारों पॉइंट हैं महत्वपूर्ण। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जो संप्रेषण की प्रक्रिया उसके 4 तत्व कौन कौन से हैं? प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, माध्यम, ये चारों हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की समझदारी है, साझेदारी है। ठीक है, संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, या किसने कहा? ए एडगर डेल, बी मिलर, सी स्टीवंस, डी बुकर। 10 का सही जवाब हो जाएगा ए एडगर डेल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? ए गिफ्ट, सी बी हॉलैंड, सी फ्रांसिस जे वर्जिन, डी रॉबर्ट ग्रोवर। संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? सही जवाब हो जाएगा 11 का। ध्यान रखना, इसमें सारे आंसर गलत हैं। ठीक है, तो जो विकल्प दिया गया है इसमें से कोई नहीं है। संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? इसमें से एक भी नहीं है। इसको प्रस्तुत किए थे कैटलिक और सेंटर ने। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। उम्मीद है कि बार आएगा तो सुधार किया जाएगा, नहीं किया जाता है इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। कैटलिक और सेंटर ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? ए द्विध्रुवी प्रक्रिया, बी आमने सामने की प्रक्रिया, सी समयोजित, डी अस्पष्ट। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा डी अस्पष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए ध्वनि, बी शारीरिक भाषा, सी लिखित संदेश, डी प्रतीक। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी लिखित संदेश। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? अशाब्दिक, तो लिखित संदेश। लिखित संदेश क्या है? शाब्दिक संप्रेषण है। ध्वनि क्या है? अशाब्दिक है, क्योंकि इसमें लिखते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। शारीरिक भाषा जो इसे इंडिकेटर बोलते हैं, ये भी भावभंगिमा, ये भी क्या है? अशाब्दिक है। और प्रतीक जो है ये भी अशाब्दिक है। लेकिन लिखित संदेश क्या है? अशाब्दिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि लिखित करेगा तो आप शाब्दिक हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? ए बुद्धि, बी आयु एवं लिंग, सी प्रेरणा, डी शुद्धता। ध्यान रखना, ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है। बुद्धि, प्रेरणा और शुद्धता है, लेकिन बी जो है आयु एवं लिंग नहीं है। कुछ प्रश्नों में आपको संदेह रहेगा तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं, अगर नहीं है तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा बी आयु एवं लिंग। निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? ए शीघ्र संप्रेषण, बी अधिक प्रभावपूर्ण, सी अविलंब प्रतिपुष्टि, डी उपयुक्त सभी। 15 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शीघ्र संप्रेषण, अधिक प्रभावपूर्ण, अविलंब प्रतिपुष्टि, तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न भाषा में बहुभाषिता को पोषित करता है? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है? तो ध्यान रखना, इस प्रश्न को हम इसलिए रखे हैं कि कल जो है मॉडल पेपर के अनुसार मैंने बताया था, लेकिन इसका सही जवाब जो हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि मॉडल पेपर में ही कहीं ये भी दिया था आंसर, और बाद में जो है उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है लास्ट में पेपर आए हुए हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्नों ढेर सारे प्रश्न गलत दिया रहता है। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, और जगह भी देख लीजिए। ठीक है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को प्रेषित करता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ध्यान रखना, ये प्रश्न मॉडल पेपर पढ़ा हुआ है पहले से, लेकिन उसने जो आंसर दिया उसको डी दे दिया। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ये जो है बहुभाषिता को प्रेषित करेगा। ठीक है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो लगभग एक जैसे ही, इसमें ज़्यादा बहुभाषिता नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे आप लोग देख सकते हो, स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। या कथन है,
ए रेडफील्ड का, बी एंडरसन का, सी मायर का, डी डिलेके का। 17 का सही जवाब हो जाएगा ए रेडफील्ड का। अगला प्रश्न है 18 नंबर। संप्रेषण के माध्यम है ए श्रवण माध्यम, बी दृश्य माध्यम, सी बहुमाध्यम, डी उपयुक्त सभी। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। श्रवण का माध्यम, संप्रेषण के माध्यम श्रवण, दृश्य और बहुमाध्यम तीनों हैं। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए विशेष संबंधी अस्पष्टता, बी शारीरिक असुविधा, सी शोर, डी स्रोत या प्रेषक। तो कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? स्रोत या प्रेषक जो है नहीं है, ठीक है। बाकी शोर जो है इससे क्या होता है, बाधा होती है, शारीरिक असुविधा से भी होती है, विषय संबंधी अस्पष्टता से भी होती है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से कौन एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, ध्वनि प्रदूषण जो है ये संप्रेषण में आने वाली बाधाओं में से एक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, पूर्व अधिगम जो है ये भौतिक बाधा नहीं है। खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता, शोर ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, सभी। ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं, उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाव भाव संप्रेषण का एक प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, संकेतिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यम है ये समाचार पत्र, भी शब्दकोश, सी एटलस, डी उपयुक्त सभी। 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस तीनों जो है मुद्रित माध्यम है। मुद्रित मतलब जो लिखे जा रहे हैं, समाचार पत्र भी लिखा जाता है, शब्दकोश भी और एटलस सभी ये मुद्रित है, जो छापे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी। अगला प्रश्न है अमुद्रित माध्यम है ए टेलीविजन, बी स्लाइड्स, सी रेडियो, डी उपयुक्त सभी। 25 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अमुद्रित जो लिखा जाता है, टीवी क्या है, देखा जाता है, दृश्य है, लिखित नहीं है। स्लाइड्स, रेडियो ये सारे क्या हैं, अमुद्रित हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, 26 का सही जवाब है सी, पत्र, ठीक है। 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, मौखिक संप्रेषण का मुख्य माध्यम नहीं है तो पत्र। मौखिक मतलब जो बातचीत से होता है, भाषण है, क्या है, मौखिक है। विचार गोष्ठी इसमें आदमी बोलता है, डी साक्षात्कार इसमें भी मौखिक है, जो मुंह से बात की जाती है, ठीक है, भाषा के माध्यम से। लेकिन पत्र क्या है, लेखन है, ठीक है, तो ये मौखिक नहीं है। 26 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, सभी। चेहरे के हाव भाव, शरीर की चाल, आंखों का संबंध, ये अशाब्दिक संप्रेषण में आते हैं। अशाब्दिक मतलब जो लिखा न गया हो, भाव भंगिमा मतलब शारीरिक क्रियाओं से। चेहरे का हाव भाव अशाब्दिक में आएगा, शरीर की चाल, आंखों का संबंध। ध्यान रखना जो मॉडल पेपर उसमें वाणी दिया है, वाणी संप्रेषण तो गलत रहता है कहीं कहीं, तो आप लोग ध्यान रखना। 27 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है संप्रेषण की तकनीकों के कितने भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, 2 होते हैं, ठीक है। संप्रेषण के कितने भाग हैं? 2, शाब्दिक, अशाब्दिक। संप्रेषण का ध्यान रखना 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या है, 2 प्रकार है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। जो शाब्दिक होता है शब्द वाला, इसमें मौखिक होता है और लिखित होता है, ठीक है। और दूसरा जो है अशाब्दिक है, इसमें क्या है, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क मुद्राएं, स्पर्श संपर्क, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। 2 प्रकार का है शाब्दिक। शाब्दिक में कितने हैं? 2 प्रकार। अशाब्दिक, अशाब्दिक में कितने हैं? 3 प्रकार। इस पॉइंट को ध्यान रखना। और जो अगला पॉइंट है संप्रेषण के माध्यम 2 हैं, मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम, ठीक है। और मुद्रित माध्यम में क्या है, स्वनिर्देशित सामग्री, अन्य मुद्रित सामग्री जैसे समाचार पत्र, शोध, बुक, वर्कबुक, शब्दकोश, एटलस व एनसाइक्लोपीडिया, ये सभी जो हैं
बी में आ जाएंगे मुद्रित में। और अमुद्रित में श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, बी दृश्य माध्यम जैसे चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहुड प्रोजेक्टर, इन डाइस्कोप सभी हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, डेविड ने। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, 2। हम लोगों ने देखा भी था शाब्दिक संप्रेषण के 2 हैं, लिखित अलिखित। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर शाब्दिक कितने प्रकार के हैं, 2 हैं। शाब्दिक 2 प्रकार के, मौखिक, लिखित। ठीक है, और अशाब्दिक कितने हैं? 3 प्रकार के। पॉइंट ध्यान रखना, बार बार प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। शाब्दिक 2 प्रकार के हैं। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कितने हैं? 6 घटक हैं। जर्मन रेस एवं वेल्डन कीट के अनुसार गैर मौखिक संरचनात्मक संदेश को 3 भागों में भेज सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? 31 का सही जवाब हो जाएगा ए, कीट का। अगला प्रश्न है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तथा प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, हार्वर्ड का। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, अप्रभावपूर्णता। अगला प्रश्न है संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है या विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, एडलर डेल का। अगला प्रश्न है संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, एमरी आर्ट एट्री का। अगला प्रश्न है भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है ध्यान रखना फ्लैंडर्स कच्छ अंतःक्रिया के प्रवर्तक हैं। प्रश्न हम लोग यूनिट 5 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं, लिख दिया, ध्यान रखना डायरेक्ट सीधे से। ठीक है, तो फ्लैंडर्स कच्छ अंतःक्रिया के प्रवर्तक हैं। इस पॉइंट को रखना महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक शासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अर्थात नीचे से ऊपर। पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम अपने सीनियर बताओ, फिर वो अपने सीनियर से बताएंगे, अपने सीनियर से सतत चलता रहेगा। ठीक है, क्षेत्रीय मतलब सब बराबर होते हैं, चाय वगैरह में मिलते हैं, सब बात कर सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वगामी में क्या होता है? सीनियर, फिर उससे सीनियर, अपने सीनियर, जो भी प्रॉब्लम है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता है। 38 संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका 38 का डी, भौतिक आदान प्रदान जो है ये संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संभव नहीं है। अगला प्रश्न है संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, केमनीस से। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना, अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है सुनना दुष्प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, सभी। आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, बहरापन होने से, जो कि शारीरिक समस्या है, सभी। अगला प्रश्न है क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। अगला प्रश्न है छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? छात्र का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, माध्य बुद्धि का बड़ा ग्रुप,
विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाले ग्रुप, सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, एफएम चैनल की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है 44, CHEER का तात्पर्य अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा इसका 44 का ए, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ए इसका सही जवाब है, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ध्यान रखना CEER का फुल फॉर्म है, CHEER चिल्ड्रन। अगला प्रश्न है भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 1959 में। ध्यान रखना मॉडल में 2000 दिया गया है, जबकि एमएड 2022 में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था ही नहीं 2000, और सर्च करोगे तो 1959 ही आएगा। जब पहली बार टीवी शुरू हुआ था तभी आया था एजुकेशन टीवी जो है शुरू किया गया, उस समय शुरू किया गया था, ठीक है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगता है कुछ और आंसर है तो आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में 2000 दिया है, और जो गूगल में देखोगे बार बार तो 1959 में दिया गया है, ठीक है। और ये प्रश्न आया हुआ है एमएड 2022 में, तो उसमें 2000 था ही नहीं, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। बाकी अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे अनुसार 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा CR अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम CWCR के माध्यम से के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि कक्षा अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, ध्यान रखना CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करता है। सी इसका सही जवाब है, बी इसका 46 का बी इसका सही जवाब है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, 46 का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है ध्यान रखना सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया या मौखिक संचार है। मौखिक मतलब जो मुंह से बात, लिखित मतलब होता है लिख कर, लेकिन वो संचार वो पत्र क्या कर रही है, पढ़ के सुना रही है, तो मौखिक में आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह सुझाव दिया जाता है कि अध्यापक और संप्रेषण में सुधार कर सकता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। 47 का सही जवाब हो जाएगा डी, 7 और 3 7C 7C 3S, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्रेप वाइन मतलब अंगूर जो होता है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, अनौपचारिक संप्रेषण। जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है ये क्या होता है, ग्रेप वाइन संप्रेषण, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी बेहतर शैक्षिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षिक सामग्री, तो डी इसका सही जवाब है, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है ध्यान रखना दूर संचार और मीडिया उपयोग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यम को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को मल्टीमीडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी। किस वर्ष? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 2004 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सक्रिय होकर सुनना। अगला प्रश्न है एक डिजिटल परिपेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, अभिसारिता। अगला प्रश्न है सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे कहते हैं। 53 का सही जवाब हो जाएगा डी, चयनात्मक चयन। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा 12 के एक विद्यार्थी की अपनी समूह के साथ
अच्छी पड़ती है। ध्यान रखना, आपकी कक्षा 12 के एक विद्यार्थी की अपनी समूह के साथ अच्छी पड़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, चिकित्सक। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता है। 55 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, प्राकथन। अगला प्रश्न है, वैचारिक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण, तीनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, पाठ पुस्तक जो है ये प्रिंट मीडिया नहीं है। समाचार पत्र है, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, ये सब क्या है? प्रिंट मीडिया, जो छपती हैं और मतलब छपती रहती हैं अक्सर, तो प्रिंट मीडिया है। लेकिन पाठ पुस्तक जो है ये प्रिंट मीडिया नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ पुस्तक का गुण नहीं है? गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, अशुद्धता, ये जो है नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, अर्थबोध प्रणाली। अगला प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ए, ओवरहेड प्रक्षेपक अर्थात प्रोजेक्टर में। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट का अभिन्न अंग भी। 63 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभ्यता संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हैं। 64 का सही जवाब हो जाएगा ए, विस्तृत समाज, यहाँ डॉट रहेगा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हैं, तो विस्तृत और समाज। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये जो है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? किस बिंदु पर? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ध्यान रखना, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने का उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, बच्चों को विभिन्न युक्तियों से परिचित कराना। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों में परिचित कराना। ठीक है, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। डी इसका सही जवाब है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दूसरे विषयों का ज्ञान देना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी हो जाता है जब बच्चे, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा बी, विधागत विविधता होना। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, विविध स्वरूपी पाठ सामग्री, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे दो भाषा बोलते हैं वो ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, पाल भाषा के कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संबंधित कारण है, सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है अर्थात रुचि है, सी इसका सही जवाब है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? दृष्टिहीन, ध्यान का महत्वपूर्ण है, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे, सी इसका सही जवाब है। भाषा की पाठ वस्तु में ऐसे पाठ चुने जाएं जो बच्चों को संवेदना लोक के साथी बन सकें। अगला प्रश्न है, पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो होने जा रहा है उसके लिए टेस्ट महत्वपूर्ण है। साथ ही जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसका BD1, ध्यान रखना BD1 जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वहाँ BD13 जो 14 था, BD1 4 था, BD 104 था, उसको BD 103 बना दिया गया है। ठीक है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है उसमें BD 103 जो है आगरा यूनिवर्सिटी का BD 104 है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो BD 103 है ये आगरा यूनिवर्सिटी में BD 104 है, तो जो लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 104 का आगरा यूनिवर्सिटी का, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि अपना व्यू ज़्यादा आएंगे तो अपने को मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुभाषिता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करते हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? 77 का सही जवाब हो जाएगा बी, एकांकी, 77 का सही जवाब हो जाएगा बी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुभाषिता हमारी भी और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है। 78 का सही जवाब हो जाएगा बी, पहचान संस्कृत। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीका द्वारा। पहली कक्षा के हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में कहानी विधा का सबसे अधिक महत्व है। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं प्राइमरी में कक्षा 1-2 में, वो कहानी विधा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण के लिए होता है, क्योंकि कहानी उनको अच्छे से समझ में आती है। वैसे पढ़ाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन यदि उनको कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उन्हें याद रहेगी, सबसे आसान होती है, उनके लिए हेल्पफुल होती है। अगला प्रश्न है, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। 79 का सही जवाब हो जाएगा बी, टेलीविजन। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बाल साहित्य, ये सब क्या है? लिखित वाली हैं, लेकिन टेलीविजन क्या है? ये दृश्य है। ठीक है, टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों है, ये क्या टेक्निकल है, सबसे अलग है तीनों से।
अगला प्रश्न ध्यान रखना, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? सही जवाब हो जाएगा 80 का बी। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ठीक है, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 81 का ए, समय स्थानांतरण। कविता शिक्षण में गेयता तत्व उसे गद्य से अलग करता है। जो कविता शिक्षण होता है, जो गेयता तत्व है, इसे गद्य से अलग करता है। गद्य में क्या से आप पढ़ सकते हो, लेकिन पद में क्या है आप गा सकते हो। जो गेयता है वो अलग करता है उसको गद्य से। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित महत्वपूर्ण है? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ए, पहनावे का इच्छानुसार चुनाव। अगला प्रश्न है, संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहते हैं। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा सी, शोर। संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा उत्पन्न करती है उसे शोर कहते हैं, नॉइस, आवाज। संचार प्रक्रिया में विघटन को शोर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? 84 का सही जवाब हो जाएगा बी, भ्रमित शिक्षक। अगला प्रश्न है, एक कूट लेखन में संदेश की 4 शर्तें कौशल, दृश्य, प्रेषक का ज्ञान और डॉट प्रभावशालिता को प्रभावित करता है। 85 का सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा सी, निगरानी। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संचार में शामिल होता है। 87 का सही जवाब हो जाएगा डी, हाथ मिलाना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? 88 का सही जवाब हो जाएगा बी, छोटे समूह संचार। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? 89 का सही जवाब हो जाएगा ए, आलोचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, डायडिक संचार। कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है? तो डायडिक संचार, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला प्रश्न है, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, मध्यस्थता संचार। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा सी, समानांतर संचार। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार को पारस्परिक संचार कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, सामूहिक संचार को संचार का मध्यस्थता कहा जाता है। पारस्परिक संचार में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत होता है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक संरचना। अगला प्रश्न है, अंतरावैयक्तिक संचार सहायता करता है। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्वयं के बारे में जानने में। अगला प्रश्न है, संचार वृत्ति होता है। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, जब कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रवण को सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाता है। ध्यान रखना,
सक्रिय श्रवण को सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना, किसको? सक्रिय श्रवण को। अगला प्रश्न है श्रवण, सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, एक जटिल प्रक्रिया है। श्रवण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। मौखिक और गैर मौखिक को श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं। तो मौखिक और गैर मौखिक को श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 99, ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ए, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। 99 का सही जवाब है ए। 98 का भी एक ए था। अगला प्रश्न है 100, संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, काइनेसिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियां जो भावात्मक अर्थ को संप्रेषित करते हैं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियां जो भावात्मक अर्थ को संप्रेषित करती है के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रदर्शन। अगला प्रश्न है किस वर्गीकरण में संचार को स्पर्श के रूप में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पारस्परिक संचार। अगला प्रश्न है लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अप्रभावी। संचार को प्रभावी बनाने के लिए प्रोजेक्ट का कार्यक्रम प्रभावी होगा। कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को खंडों में पढ़ना चाहिए, ठीक है। कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को खंडों में पढ़ाना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। जो कठिन एवं जटिल विषय वस्तु होता है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए? खंडों में, छोटे छोटे खंडों में बांटकर, ठीक है। मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहिए जो कठिन हो, ठीक है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए प्रोजेक्ट का कार्यक्रम सबसे मस्त होता है। प्रोजेक्ट मतलब सामने दिखाते रहो आप और बात उसको समझाते रहो, ठीक है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा 150 प्रश्न लगभग है, 144 है। छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा? सही जवाब हो जाएगा 104 का बी, लेखन प्रतियोगिता, ठीक है। लेखन प्रतियोगिता इसका सही जवाब है। ज्ञानात्मक स्तर को पढ़ाते समय अध्यापक को सरल व सुगमतापूर्ण पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है संचार में गुणार्थ शब्द कौन से हैं? संचार में गुणार्थ शब्द कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुसार प्रभावित करता है। इच्छानुसार संचार कहलाता है, ठीक है। प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुसार प्रभावित करता है। प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुसार प्रभावित करना इच्छानुसार संचार कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? सही जवाब हो जाएगा 106 का सी, अर्थ। निम्न में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? तो अर्थ, सी इसका सही जवाब है। बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण संचार को संदर्भ की संज्ञा दी जाती है। बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण संचार को संदर्भ की संज्ञा दी जाती है। कौन सा बर्लो के संचार का रैखिक मॉडल है? सही जवाब हो जाएगा 107 का बी, SMCR, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने कहा कि लोग केवल संचार के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अगला प्रश्न है प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अधिगम क्षमता पर। अगला प्रश्न है कौन सा लक्ष्य मुख्यतः पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिवर्तनीयता। अगला प्रश्न है ध्यान रखना नोट्स को, दो तरफा संचार सदैव प्रभावपूर्ण होता है। दो तरफा मतलब आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, दो लोग बात कर रहे हैं दोनों तरफ से अगर बातचीत हो रही है तो ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, ठीक है। तो दो तरफा संचार सदैव प्रभावपूर्ण होता है।
एक संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा समझाना और वांछित प्रक्रिया देना प्रभावी समझा जाता है। एक संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज किया तो आप उसको समझ लिए और समझने के बाद अगर आप उत्तर देते हो सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग संचार प्रतिक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के रूप किया जाना चाहिए? किस शब्द का प्रयोग संचार प्रतिक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कूट लेखन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है, द्विव्यक्ति संवाद शब्द दो लोगों के बीच संदेश को भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या है संचार का मूल तत्व? अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप प्रतिपुष्टि की हाँ मिल गई है, उत्तर मतलब वो बताना। जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए स्वीकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संदेश उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ध्यान रखना, उच्च की बात कर रहा है। कौन सा संदेश उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा डी, अधिकतर संदेश बिना कहा हो सकता है। ठीक है, अधिकतर संदेश बिना कहे हो सकता है। ठीक है, 114 कितना सही जवाब हो जाएगा? 114 का डी, अधिकतर संदेश बिना कहे हो सकता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस नोट्स पे, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहना निम्न। ध्यान रखना यहाँ पर क्या था? उच्च था, लेकिन अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहना निम्न संदर्भ संस्कृत के बारे में उपयुक्त, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट शब्दों में मौखिक संदेश में कहना निम्न संदर्भ संस्कृत के बारे में सबसे उपयुक्त है। और यहाँ पर क्या था? उच्च संदर्भ संस्कृत। ठीक है, तो उच्च संदर्भ संस्कृत था, अधिकतर संदेश कहे बिना हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 115 का डी, दृष्टि और ध्वनि। अगला ध्यान रखना, प्रभावी संचार के लिए सबसे पहले उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 116 का सी, चिन्ह। शब्द क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीत। अगला प्रश्न है, संचार को प्रभावी तब माना जाता है यदि यह जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा भेजा जाए उसी वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचता। मतलब जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, जैसे भेज रहे हैं उसी तरह से प्राप्त हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, प्रभावी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं, मतलब आई कांटेक्ट करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। जब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो आप आई कांटेक्ट करके देखते रहोगे। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, साइबरनेटिक्स। सी इसका सही जवाब है। एक शब्द का व्यावसायिक अर्थ होता है गुणबोध। ध्यान रखना, शब्द का व्यावसायिक अर्थ होता है, व्यक्तिगत अर्थ होता है। एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है गुणबोध। संदेश जो एक संकेत है, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, संदेश जो एक संकेत है, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संदेश के संकेत वाचन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 120 का डी, संदेश की व्याख्या। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के संदर्भ में संचार में प्रतिपुष्टि का अर्थ किसे कहा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, संपादक को पत्र। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, संदेश की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया को
श्रोता की पुष्टि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संचार में किसकी आवश्यकता नहीं होती? नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा 122 का। ध्यान रखना, 122 का सही जवाब है डी, आकर्षक व्यक्ति की। एक प्रभावी संचार में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो आकर्षक व्यक्ति की। आप बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षित हो, लेकिन अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द को संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनोमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा सी, समय को क्रोनोमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता। सही जवाब हो जाएगा 124 का बी, संदेश का कूट वाचन करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संचार चैनल का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 125 का सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप जो है ये संचार चैनल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संचार के प्रचार मॉडल का फोकस होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आइडिएशन। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में भाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, मौखिक कूट। अगला प्रश्न है, संचार के अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में वर्णन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेटवर्क मीडिया। अगला प्रश्न है, कौन सी सक्रिय श्रवण का भाग है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चक्षु संपर्क, सिर हिलाना, स्पष्टीकरण मांगना। तो सक्रिय श्रवण मतलब आप सुन रहे हो, अगर आप आंख जो है संपर्क करके मतलब मिला के बात सुन रहे हो, इसका मतलब आप सुन रहे हो। सिर हिला रहे हो, इसका मतलब आप सक्रिय हो। स्पष्टीकरण मांग रहे हो, इसका समझ में नहीं आया, इसका ये होगा, इसका मतलब हाँ आप ठीक हो, एक्टिव हो। अगला प्रश्न है, आधुनिकतावाद संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 130 का डी, टेलीविजन जो है ये आधुनिकतावाद है। ठीक है, संचार को प्रभावशालिता के स्तर सी के रूप में चैनल 100 प्रभावित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक को छोड़कर प्रभावी संचार में आने वाला अवरोध है? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, शोर का अभाव। शोर का अभाव जो है इसको छोड़कर बाकी प्रभावी संचार में आने वाले अवरोध है। शोर का अभाव अगर है तो अच्छी बात है। सूचना का विरूपण, सूचना का अधिभार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 131 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 132 का सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। सी इसका सही जवाब है। संचार प्रक्रिया में शोर संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, जटिल शब्दों का उपयोग करने पर वक्ता को किसका उदाहरण माना जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थ संबंधी शोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प को क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, भूख लगना। भूख लगना महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना। निम्न में से किस एक विकल्प को क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? तो ए इसका भूख लगना। सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण को ग्रेपाइन कहा जाता है। हम लोग सब देख चुके हैं, जो ग्रेपाइन है क्या है? अनौपचारिक हस्तांतरण है। ठीक है, अनौपचारिक सूचना को ग्रेपाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता पक्षपात की एक विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नकारात्मक, पक्षपातपूर्ण धारणा, बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन। डी इसका सही जवाब है। सबसे अधिक सूचना सबसे पहले भाग में आती है या संचार श्रेष्ठता प्रभाव के मुख्य धारणा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोध है? सही जवाब इसका हो जाएगा 136 का ए, श्रोताओं का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्न में से जन संचार में संबोधित किए जा सकने की समर्थकता किसके द्वारा बदलती है? सही जवाब हो जाएगा 137 का ए, डिजिटल माध्यम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार का नहीं है? मौखिक संचार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रश्नावली जो है मौखिक संचार नहीं है, रेडियो, सम्मेलन, साक्षात्कार हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लिखित संचार नहीं है? लिखित संचार नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा 139 का डी। घोषणाएं जो हैं ये लिखित संचार नहीं है। टेलीफैक्स किसी को भेज रहे हो लिखित है, चार्ट भी और ईमेल भी ये सब लिखित हैं। लेकिन अगर घोषणा कर रहे हो आप ऐसे ही मुंह से तो ये लिखित संचार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संचार का साक्ष्य अस्थायी होता है? सही जवाब हो जाएगा ए। लिखित जो होता है ये अस्थायी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पार्श्व भाषा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। समय भाषा जो है पार्श्व भाषा नहीं है। महत्वपूर्ण है, पार्श्व भाषा के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है? अशाब्दिक संचार नहीं है। समय भाषा, स्थान प्रयोग, स्थिर स्थान, स्वर का उतार चढ़ाव। सही जवाब हो जाएगा डी। स्वर का उतार चढ़ाव जो है अशाब्दिक संचार नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की सफलता से संभव है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय विद्यार्थियों की रुचि गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। डी इसका सही जवाब है। तो ध्यान रखना, जो हम लोग आगे कल टेस्ट देंगे पेपर 103 का ही संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 3 देखेंगे। ठीक है, 4 भाषा कौशल का अर्जन। तो आप लोग ध्यान रखना, या था BD 103 का यूनिट 2 और प्रैक्टिस सेट 2 था। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट देते रहिए। आप लोग बार बार पूछते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। मैं सुन 30 प्लस से 40 प्लस प्रश्न आ सकते हैं। अगर आप लोग पूरा अच्छे से रट डालते हैं, बार बार देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप खुद विश्वास कीजिए। अब डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यू कमा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। व्यू नहीं तो निराशा होती है। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।